हमारी यूनिट का नाम क्या है? फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, दैट इज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। फिजिकल एजुकेशन क्या होता है हम ऑलरेडी इनिशियल चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। एजुकेशन का मतलब होता है नॉलेज एंड फिजिकल रेफर्स टू फिजिकल एक्टिविटी। तो ऐसा नॉलेज जो हमें फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू मिलता है। एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, दैट इज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं। अब इसमें दो कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी उनकी होती है जो बच्चे डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं, एंड एक कैटेगरी वो होती है जिनको किसी तरीके का डिसऑर्डर होता है। डिसेबिलिटी का मतलब है फिजिकल डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट, चाहे उनका पैर खराब हो, हाथ खराब हो, दिखाई नहीं देता हो, सुनाई नहीं देता हो। और डिसऑर्डर का मतलब है उनको मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। एक नॉर्मल पर्सन रीडिंग, राइटिंग, रीजनिंग दे सकता है, लेकिन मेंटल डिसऑर्डर से तो बच्चे पीड़ित होते हैं। वो रीजनिंग, रीडिंग, राइटिंग, इनमें उनको परेशानी होती है। तो उन्हीं को बोला गया है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग अडेप्टिव स्पोर्ट्स, concept of inclusion, its needs and implementation, role of various professionals for children with special needs। तो दोस्तों हमारा पहला टॉपिक है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिजिकल एक्टिविटीज एंड अडेप्टिव का मतलब है अडेप्ट करना, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग या एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल सा मतलब है अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का कि इस तरीके से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करना, स्पोर्ट्स प्रोग्राम को इस तरीके से डिज़ाइन करना ताकि ये जो बच्चे हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकें। ऑल राइट, जैसे नॉर्मल बच्चा तो फुटबॉल खेल सकता है, बास्केटबॉल खेल सकता है, लेकिन अगर किसी पर्सन का पैर खराब है या हाथ खराब है तो उन लोगों को किस तरीके से इन स्पोर्ट्स को खिलाना है, यही होता है अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। अब जब भी आप अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन की बात करेंगे आपको दो पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो याद रखने हैं। पहला, ट्रेनिंग। अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन में इस तरीके से प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरीके से स्पोर्ट्स को डिज़ाइन करा जाता है ताकि ये जो बच्चे हैं CWSN के जो बच्चे हैं ये भी पार्टिसिपेट कर सकें। एंड दूसरा, इसमें होते हैं क्वालिफाइड फिजिकल एजुकेटर या प्रोफेशनल फिजिकल एजुकेटर। ये जो होते हैं ये मदद करते हैं इन बच्चों की ताकि ये जो बच्चे हैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकें। सो अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज कंसर्न्ड विद डिजाइनिंग द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर इंडिविजुअल्स हु हैव डिसेबिलिटीज। तो यहाँ पे ऑब्वियसली CWSN में हम डिसेबिलिटीज एंड डिसऑर्डर्स के बच्चों की बात कर रहे हैं। गोल टू मेक दीज चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स थ्रू हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल्स। तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स इसमें होते हैं, हम आगे जाके उन प्रोफेशनल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोफेशनल्स की मदद से हम इन बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में शामिल कर सकते हैं। द प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट इट कैन मीट द नीड्स ऑफ ईच डिसेबल्ड स्टूडेंट। तो जैसा कि हमने बात करी कि किसी का पैर खराब हो सकता है, किसी का हाथ खराब हो सकता है, तो उनके नीड्स के अकॉर्डिंग ही प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करना या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करना। स्टूडेंट एग्जिबिट परफॉर्मेंस एज पर देयर स्पेशलिटी। तो स्पेशलिटी का मतलब है कि किसी का पाँव खराब हो सकता है, हाथ खराब हो सकता है, सुनाई नहीं दे सकता है, दिखाई नहीं दे सकता है, तो उनके अकॉर्डिंग इन एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करना। तो अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का एम यही है कि फिजिकल एजुकेशन जो है वो इन चिल्ड्रन को भी मिले बाय क्वालिफाइड अडेप्टेड फिजिकल एजुकेटर। ऑल राइट, सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम? तो जब हम CWSN वाले जो बच्चे हैं उन लोगों को ध्यान में रखते हुए जब हम इस प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं तो किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है या व्हाट आर द एम्स ऑफ दिस प्रोग्राम? फर्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। सभी का विकास होना चाहिए, ह्यूमन का डेवलपमेंट होना चाहिए। ये तो हमारा बेसिक पॉइंट है कि जो भी बच्चे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से विकास हो। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि फिजिकल एजुकेशन तो ना सिर्फ फिजिकली मदद करता है बट मेंटली, इमोशनली, सोशली मदद करता है। किस तरीके से हमको अपने इमोशंस पर काबू रखना है, सोसाइटी में बिहेव करना है, मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी रहती है। तो ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का एक एम है। दूसरा है मोटर लर्निंग।
तो दोस्तों जब आप 12th में पहुंचोगे तो इस पर तो अलग से ही एक चैप्टर है, लेकिन बेसिकली मोटर लर्निंग का मतलब है हमारी बोन्स का जो डेवलपमेंट होता है, एंड बोन्स की मदद से ही हम मूवमेंट कर पाते हैं। हमारे शरीर में स्मॉल बोन्स होती हैं, बिग बोन्स होती हैं, है ना। तो मोटर लर्निंग में भी 2 पार्ट होते हैं, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में हमारी बड़ी बड़ी बोन्स का डेवलपमेंट होता है, एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट में हमारी शरीर की छोटी छोटी बोन्स का डेवलपमेंट होता है। और इन्हीं बोन्स की मदद से और इन्हीं सिस्टम्स की मदद से हम बेसिक एक्टिविटीज़ कर पाते हैं, चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, कैच कर पाते हैं, डांस कर पाते हैं। तो अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन में हमको इस तरीके से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करना है ताकि इन बच्चों का मोटर डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव्स सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फिटनेस इन CWSN। तो ये जो बच्चे होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं, किसी का हाथ खराब है, पैर खराब है, तो इनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है या इनकी जो सेल्फ एस्टीम होती है वो थोड़ी लो होती है। तो इन प्रोग्राम की मदद से हम इन बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराते हैं, तो इनका सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव हो जाती है और इनकी फिटनेस भी अच्छी हो जाती है। Next point is measurement and evaluation of disabled. So the purpose of this examination is to check whether progress is taking place or not. तो जब हम इन बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करवा रहे हैं, स्पोर्ट्स खिलवा रहे हैं, तो हमको ये देखना है कि इनकी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है तो किस रेट से हो रही है। तो उसका एक इवैल्यूएशन करना भी अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इज करिकुलम। तो ऑब्वियसली ये जो बच्चे हैं रेगुलर बच्चों जैसे नहीं हैं, इनको फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं, चाहे पैर खराब हो, हाथ खराब हो, है ना। तो हमको करिकुलम को इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि जो फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं वो भी उसके अकॉर्डिंग ढल जाएं। करिकुलम इज़ डेवलप्ड इन व्यू ऑफ देयर कंडीशन, क्योंकि किसी का अगर हाथ खराब है या पैर खराब है तो किसी की डिग्री को भी हमको देखना है, किस हद तक उसका हाथ काम नहीं करता है, किस लिमिट तक उसका पैर काम नहीं करता है, क्या वो थोड़ा थोड़ा काम करता है या बिल्कुल ही काम नहीं करता है। तो जब हम करिकुलम डिज़ाइन करेंगे अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का, तो हमको इन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज सोशल एडजस्टमेंट। तो जब हम इन CWSN बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ मिलवाएंगे या ये बच्चे दूसरे बच्चों के साथ जब मिलेंगे तो उनका सोशल स्किल डेवलपमेंट भी होगा। उनको ये पता चलेगा कि दूसरे बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, तो उनका सोशल एडजस्टमेंट भी होता है। द मेजर पार्ट इज टू टीच मोटर स्किल्स एंड टू गिव स्पेशल केयर लीडिंग टू बेटर सोशल एडजस्टमेंट वाइल टीचिंग टू इंडिविजुअल विथ डिसेबिलिटीज। तो सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना है या उनकी जो सोशल स्किल्स है वो अच्छी हो जाती है। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग अडेप्टिव स्पोर्ट्स। ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अडेप्टिव स्पोर्ट्स को सपोर्ट करती हैं? दैट इज स्पेशल ओलंपिक्स भारत, पैरालंपिक्स एंड डेफलिम्पिक्स। अब आपको याद रखना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस कैटेगरी के बच्चों को सपोर्ट करती हैं। स्पेशल ओलंपिक्स भारत टॉक्स अबाउट या इट वर्क्स विद पीपल विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जो बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं, इंटेलेक्चुअल मतलब जिनको माइंड डिसऑर्डर है, जो रेगुलर बच्चों की तरह रीडिंग, राइटिंग और रीजनिंग नहीं कर सकते हैं, उनको कौन सपोर्ट करता है? स्पेशल ओलंपिक्स भारत। पैरालंपिक्स हम पहले भी इसकी बात कर चुके हैं। पैरालंपिक्स की बात करता है फिजिकली इम्पेयर्ड बच्चों की। फिजिकली इम्पेयर्ड मतलब किसी का हाथ खराब है या पैर खराब है या दिखाई नहीं देता, तो उन बच्चों से कौन डील करता है? पैरालंपिक्स। एंड डेफलिम्पिक्स किसकी बात करता है? उन बच्चों से जिनको सुनाई नहीं देता। तो स्पेशल ओलंपिक्स भारत डील्स विद चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, Paralympics deal with children with physical disability and Deaflympics deals with children who are deaf. तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल ओलंपिक्स भारत की। तो स्पेशल ओलंपिक्स को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्पेशल ओलंपिक्स की शुरुआत किसने करी थी? उनिस कैनेडी श्रीवर ने, जो फॉर्मर US प्रेसिडेंट की सिस्टर थी। उन्होंने देखा कि ये जो बच्चे हैं जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, जिनको माइंड डिसऑर्डर है, वो रेगुलर बच्चों की तरह सोच नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, फंक्शन नहीं कर सकते, रीजनिंग नहीं दे सकते, उन बच्चों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। और ये जो बच्चे हैं जो सफ़र कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से, वो भी एक अंधेरे में जी रहे हैं, उनकी दुनिया में कोई भी होप
नहीं है। आप फोटो में देखिए, मोस्ट कॉमन साइंस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है? rolling over, sitting up, crawling or walking late, talking late or having trouble with talking, slow to master things like potty training, dressing and feeding himself or herself, difficulty remembering things, inability to connect actions with consequences। हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है, ब्रेन जो मैसेजेस है वो बॉडी पे लेके जाता है, बॉडी के जो मैसेजेस है वो ब्रेन में लेके जाता है, तभी तो हम मूवमेंट्स इतने कोऑर्डिनेटेड तरीके से कर पाते हैं। तो इन बच्चों को ब्रेन डिसऑर्डर होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, तो इनकी जो मूवमेंट्स है वो भी कोऑर्डिनेटेड नहीं होती हैं। बिहेवियर प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स थ्रो कर सकते हैं, डिफिकल्टी विद प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल थिंकिंग, तो इनको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ऑल राइट, तो ओनिस कैनेडी श्रिवर ने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चों के लिए स्पेशल ओलंपिक्स की शुरुआत करी थी। She realized that people with intellectual disabilities could be extraordinary athletes. She also believed that participation of these people in sports could help them grow. तो ओनिस कैनेडी श्रिवर का ये मानना था कि जो बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं वो एक अच्छे एथलीट बन सकते हैं, एंड अगर हम इन बच्चों को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कराएंगे तो इनकी ग्रोथ भी अच्छे तरीके से हो सकती है। तो दैट इज स्पेशल ओलंपिक्स। नाउ व्हाट इज स्पेशल ओलंपिक्स भारत? स्पेशल ओलंपिक्स भारत की शुरुआत हुई थी इन द ईयर 1987 एज स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया। अब यहाँ पे ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया के नाम से, लेकिन बाद में इसका नाम पड़ गया था स्पेशल ओलंपिक भारत इन 2001। इसकी शुरुआत तो 1987 में हुई थी, लेकिन इसका नाम बदल गया था 2001 में। इसकी शुरुआत मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी, एंड यहाँ पर कितने गेम्स खिलाए गए थे? 24 गेम खिलाए गए थे, और 10,000 एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ऑल राइट, एंड दिस नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन गॉट रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। तो स्पेशल ओलंपिक्स भारत के मेन मोटिव क्या है? इन बच्चों को स्पोर्ट्स खिलाना है एंड इन बच्चों को स्पोर्ट्स में ट्रेन करना है। जब भी आप स्पेशल ओलंपिक्स भारत की बात करेंगे, आपको याद रखना है कि यहाँ पे हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से पीड़ित बच्चों की बात कर रहे हैं, जो ठीक तरीके से सोच नहीं सकते, एक्शन नहीं ले सकते, रीडिंग, राइटिंग, रीजनिंग नहीं कर सकते। स्पेशल ओलंपिक भारत इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल टू कंडक्ट स्पेशल ओलंपिक्स प्रोग्राम इन इंडिया। तो इसको इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज करा गया है। तो दोस्तों, स्पेशल ओलंपिक्स भारत का विजन क्या है? अब द विजन ऑफ दिस स्पेशल ओलंपिक्स भारत इज टू ट्रांसफॉर्म कम्युनिटीज बाय इंस्पायरिंग पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड टू ओपन देयर माइंड, एक्सेप्ट एंड इंक्लूड पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज एंड सेलिब्रेट द सिमिलैरिटीज कॉमन टू ऑल। तो जैसा कि ओनिस का मानना था कि ये जो बच्चे हैं इन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, एंड ये जो बच्चे हैं इनके लिए कोई एक्सेप्टेंस नहीं है सोसाइटी की तरफ से, तो सोसाइटी में एक एक्सेप्टेंस आए, इस यही विजन है स्पेशल ओलंपिक्स भारत का। एंड इसका मिशन क्या है? जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्रेनिंग देना एंड इन बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि इन बच्चों में भी करेज आए और एक फ्रेंडशिप की भावना जागृत हो। एंड स्पेशल ओलंपिक की एक ओथ भी होती है, दैट इज लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। यानी मैं जीतने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर मैं जीत नहीं पाया तो मुझे शक्ति दो, मुझे इतना ब्रेव बनाओ कि कम से कम मैं अटेम्प्ट तो कर सकूं। ऑल राइट, सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स भारत? तो जब भी मैं किसी भी ओलंपिक्स के बारे में फीचर्स देती हूँ तो वो आगे पीछे सेम ही होते हैं, दैट इज एथलीट्स का प्रोटेक्शन करना, कॉन्डक्ट ले करना, पनिशमेंट देना, डोपिंग नहीं होने देना, एंड प्रमोट करना स्पोर्ट्स पर्सन को। तो ये सारी जो पॉइंट्स होते हैं वो लगभग सभी में सेम ही होते हैं। सो फर्स्ट फीचर ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स भारत इज ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। तो जैसा कि हमने बात करी थी कि इन बच्चों को ट्रेनिंग भी देना है एंड स्पोर्ट्स के लिए प्रमोट भी करना है, तो इनके लिए बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स हेल्ड होती है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। एंड जब ये देख लिया जाता है कि अच्छा ये बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है, तो उसके लिए कोचिंग कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा कर सके। The selected athletes at the national level are also given coaching camps supported by the Sports Authority of India to prepare for international competition events. All right, building leadership. तो इन बच्चों को जब अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है तो ये बच्चे फ्यूचर में जाके कोचेस, ऑफिशियल्स और टीम कैप्टन्स भी बन सकते हैं। तो एक उद्देश्य ये भी है स्पेशल ओलंपिक्स
भारत का। नेक्स्ट इज प्रमोट हेल्दी लिविंग। तो जब भी हम बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए भेजते हैं या स्पोर्ट्स खिलाते हैं तो उनकी जो फिजिक है वो अच्छी तरीके से डेवलप हो जाती है, तो उनकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो जाती है। नाउ हियर ओवरऑल हेल्थ मतलब फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल सब कुछ अच्छा हो जाता है। ऑल राइट, बिल्डिंग कम्युनिटीज। तो जब बहुत सारे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे एक साथ आते हैं तो उनकी एक कम्युनिटी बनती है, वो आपस में फीलिंग्स शेयर करते हैं, उनका सोशल इंटरेक्शन होता है। तो बिल्डिंग कम्युनिटीज भी एक फीचर है स्पेशल ओलंपिक्स भारत का। एंड नेक्स्ट इज टॉर्च रन ऑफ होप। तो जैसा कि हमने बात करा कि जो सोसाइटी है वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों की तरफ इतनी जागरूक नहीं है, ना ही ये बच्चे सोसाइटी की तरफ इतने जागरूक है, तो एक टॉर्च रन रखी जाती है। बेसिकली आपने पेपर में भी पढ़ा होगा, दिल्ली में भी बहुत होती रहती है। तो एक मशाल या टॉर्च रन निकाली जाती है ताकि जो सोसाइटी है उनको इन बच्चों के प्रति अवेयर करा जा सके। इट एनकरेजेस द एथलीट्स एंड एजुकेट्स द कम्युनिटी अबाउट पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है पैरालंपिक्स। तो पैरालंपिक्स को भी हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका नाम क्या है? पैरालंपिक्स, यानी पैरेलल टू ओलंपिक्स, यानी कि जब जब भी ओलंपिक्स होगा तब पैरालंपिक्स भी होगा। लेकिन ओलंपिक्स में जो फिजिकली फिट ओलंपियंस हैं या एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। एंड पैरालंपिक्स में कौन पार्टिसिपेट करता है? वो बच्चे जिनको किसी तरह की फिजिकल डिसेबिलिटी होती है। तो फोकस्ड ऑन डिसेबल्ड फिजिकली इम्पेयर्ड पीपल हु लॉस्ट होप फॉर अ हैप्पी लाइफ ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तकलीफ झेली थी। बहुत सारे लोग फिजिकली इम्पेयर्ड हो गए थे, किसी का हाथ चला गया था, किसी के पैर चले गए थे, किसी को दिखाई देना बंद हो गया। तो फिजिकल इम्पेयरमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो उसके कारण क्या हुआ था, ये जो लोग फिजिकली इम्पेयर्ड हुए थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, उन्होंने जीने की इच्छा खो दी थी। तो इन लोगों में होप जगाने के लिए जो हमारे सर लुडविग गुटमैन थे, उन्होंने एक स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन करा था ताकि उसमें ये जो लोग हैं जो फिजिकली इम्पेयर्ड हुए हैं ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, वो इसमें पार्टिसिपेट करें एंड स्पोर्ट्स के कारण उनमें जीने की एक इच्छा आए। सो इन 1948 सर लुडविग गुटमैन organized a sports competition involving World War II veterans with spinal cord related injury in Stoke Mandeville, England। तो ये कहाँ पे हुआ था? मैंडेविल, इंग्लैंड में। लेकिन जब ये शुरुआत करी थी सर लुडविग गुटमैन ने, तो उनको भी नहीं पता था कि बाद में जाके ये जो इवेंट है, ये जो छोटी सी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, वो बाद में पैरालंपिक का रूप ले लेगी। आफ्टर 4 years कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम हॉलैंड जॉइन द गेम। एट दैट मोमेंट द पैरालंपिक्स मूवमेंट वॉज नॉट नोन। तो 4 साल बाद जो हॉलैंड से कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट करा और उस टाइम तक नहीं पता था कि इस मूवमेंट को पैरालंपिक नाम दे दिया जाएगा। पैरा गेम्स फॉर एथलीट्स विद डिसेबिलिटी were organized for the first time in Rome, Italy in 1960। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, MCQ के हिसाब से ये आपको याद रखना है कि पहली बार पैरालंपिक गेम्स कहाँ पे हुए थे? रोम, इटली में 1960 में। आफ्टर द ओलंपिक्स वर ओवर, सून आफ्टर पैरा गेम्स वर कंडक्टेड। तो जैसे कि हमने बात करी कि जब जब भी ओलंपिक्स होगा पैरालंपिक्स भी होंगे। तो जैसे ओलंपिक्स ओवर हो जाते हैं पैरालंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करा जाता है। एंड इन दीज गेम्स 400 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 23 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। ये बहुत इनिशियल जब स्टार्ट हुआ था तब की इन्फॉर्मेशन है कि तब 400 पार्टिसिपेंट्स थे 23 कंट्रीज से, उन्होंने पार्टिसिपेट करा था 8 स्पोर्ट्स में। एंड सिंस देन पैरा गेम्स आर टेकिंग प्लेस इन एवरी 4 years सेम एज ओलंपिक गेम्स। अब आप सोचोगे ये कब डिसाइड हुआ कि जब जब भी ओलंपिक्स होंगे तब तक पैरालंपिक्स भी होंगे? तो 19th June 2001 an agreement was signed between International Paralympic Committee and International Olympic Committee। ओलंपिक का जो काम काज है उसको कौन रेगुलेट करता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। एंड पैरालंपिक्स को कौन रेगुलेट करता है? इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। तो 19 जून 2001 को एक अग्रीमेंट हुआ था IPC और IOC में, जिसमें डिसाइड हुआ 1 bid 1 city, यानी कि जब जब भी ओलंपिक होगा, जहाँ जहाँ भी ओलंपिक होगा, तब पैरालंपिक भी होगा और उसी कंट्री में होगा। Since then cities looking to host the Olympic Games automatically have to include the Paralympic Games। तो तब से जब भी कोई कंट्री डिसाइड करती है कि इस साल उनकी कंट्री में ओलंपिक गेम्स होंगे, तब उनको पैरालंपिक के लिए भी तैयारी करनी होगी।
तो बात कर लेते हैं इंटरनेशनल पैरा कमेटी की। तो जैसा कि हमने अभी बात करी कि पैरालंपिक्स को कौन रेगुलेट करता है, इंटरनेशनल पैरा कमेटी, जिसका गठन हुआ था 22 सितंबर 1989 में। उसका हेडक्वार्टर्स जर्मनी में है। उसके पहले प्रेसिडेंट एड्रयू पार्सन्स थे। एंड आईपीसी जो है वो समर एंड विंटर पैरालंपिक्स को ऑर्गेनाइज करती है। एंड सिंस पैरालंपिक्स या फिर ओलंपिक्स बहुत बड़े इवेंट्स हैं, तो इन कमेटीज़ के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। एंड व्हाट इज़ द एम ऑफ आईपीसी? टू प्रमोट द पैरालंपिक वैल्यूज ऑफ करेज, डिटर्मिनेशन एंड मोटिवेशन। क्योंकि जो बच्चे फिजिकल डिसेबिलिटी से पीड़ित होते हैं उनको बहुत करेज की ज़रूरत होती है, बहुत डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि किसी भी तरीके की फिजिकल डिसेबिलिटी के बाद भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना बहुत ही करेजियस काम होता है। एंड उसी को सलाम करती है आईपीसी, उसी को प्रमोट करती है आईपीसी। तो दोस्तों मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि आईपीसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट मतलब सारी जो हमारे एथलीट्स हैं, जो भी फिजिकली डिसेबल्ड हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना ताकि वो भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकें। एथलीट पाथवे। एथलीट पाथवे का मतलब है ये जो सारे एथलीट्स हैं उनमें इतनी स्किल्स डाल देना, उनके स्किल्स को इतना पॉलिश कर देना ताकि वो भी एक अच्छे लेवल पे कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकें। एलीट कंपटीशन। तो आईपीसी जो है वो लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स कंपटीशन को कराती है। फेयर प्ले, यानी कि ये जो गेम्स हैं वो फेयर हो, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी तरीके की चीटिंग ना हो और सारे रूल्स को फॉलो करा जाए। सपोर्ट्स इंटरनेशनल फेडरेशन। जो आईपीसी है वो इंटरनेशनल फेडरेशंस को भी सपोर्ट करती है ताकि उनकी जो क्रेडिबिलिटी है स्पोर्ट्स में वो बनी रहे। डेवलप स्ट्रैटेजीज। तो आईपीसी है वो स्ट्रैटेजीज बनाता है कि किस तरीके से इन बच्चों को ट्रेनिंग के लिए प्रमोट करना है एंड किस तरीके से जो स्पोर्ट्स है पैरालंपिक्स के उनको प्रमोट करना है हर लेवल पे। एंड नेक्स्ट इज मिनिमम स्टैंडर्ड्स। तो आईपीसी का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो नॉर्म्स के हिसाब से है कि नहीं, उनकी एज क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं, सारे कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, तो वो भी आईपीसी का ऑब्जेक्टिव होता है। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है डेफलिम्पिक्स। तो अभी हमने बात करी कि ओलंपिक्स किसके लिए है, फिजिकली फिट के लिए। पैरालंपिक्स किसके लिए, फिजिकल डिसेबिलिटी से पीड़ित बच्चों के लिए। स्पेशल ओलंपिक्स किसके लिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चों के लिए। एंड डेफलिम्पिक्स किसके लिए है, उन बच्चों के लिए जिनको सुनाई नहीं देता। तो डेफलिम्पिक्स का पहले नाम कुछ और था और बाद में नाम कुछ और हो गया। द डेफलिम्पिक्स वर ओरिजिनली नोन एज इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स, इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डेफ, वर्ल्ड गेम्स फॉर द डेफ, लेकिन 2001 में उसका नाम हो गया डेफलिम्पिक्स। डेफलिम्पिक्स एंड अदर वर्ल्ड डेफ चैंपियनशिप्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ। तो डेफलिम्पिक्स को कौन रेगुलेट करता है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ, और ये कमेटी फाउंड हुई थी 1924 पेरिस में। तो जो हमारी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ है, ये डेफ जो हमारे एथलीट्स हैं या डेफ जो हमारे बच्चे हैं इनके साथ बहुत ही क्लोजली काम करती हैं। एंड वो ये चाहती है कि जितने भी जो डेफ एथलीट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने का, स्पोर्ट्स स्किल को डेवलप करने का। These are organized and run exclusively by members of the community they serve. Only deaf people are eligible to serve on the ICSD board. तो जैसे कि हमने बात करी कि डेफलिम्पिक्स को कौन रेगुलेट करता है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ। तो इसमें भी जो डेफ एथलीट्स होते हैं या जो डेफ चिल्ड्रन होते हैं, डेफ पीपल होते हैं, वही इस कमिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड में बैठते हैं, रेगुलेट करते हैं। ऑल राइट, next is what is the motto of Deaflympics? The motto is Per Ludus Equalitas, which means equality through sports. यानी डेफ लोगों को भी, डेफ एथलीट्स को भी, डेफ बच्चों को भी इक्वालिटी मिले एंड किसके थ्रू मिले, स्पोर्ट्स के थ्रू मिले। इसमें एलिजिबल एथलीट्स कौन होते हैं, अ स्पोर्ट्स पर्सन इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन डेफलिम्पिक्स हु इज हैविंग अ हियरिंग लॉस ऑफ 55 dB और ग्रेटर। तो इसमें हियरिंग लॉस की एक लिमिट दे दी है कि 55 dB या उससे ज़्यादा की हियरिंग लॉस होता है तभी आप डेफलिम्पिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें समर डेफलिम्पिक्स होता है, विंटर डेफलिम्पिक्स होता है और बहुत सारे गेम्स इसमें होते हैं।
दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, इट्स नीड एंड इम्प्लीमेंटेशन। यानी इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी क्या ज़रूरत है और किस तरीके से हम इंक्लूजन के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इंक्लूजन का मतलब है इंक्लूड करना। जब हम एक ही क्लास में एक रेगुलर स्टूडेंट को भी रखते हैं एंड उसी क्लास में हम स्पेशल स्टूडेंट को भी रखते हैं, और जब हम एक ही क्लास में इन सभी बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो होता है इंक्लूजन। Inclusive education happens when children with and without disabilities participate and learn together in the same class। यानी एक ही क्लास में फिजिकली फिट बच्चा भी पढ़ रहा है और उसी क्लास में एक डिसेबल्ड बच्चा भी पढ़ रहा है जिसके हाथ खराब है या पैर खराब है। ऑल राइट, तो जब हम एक डिसेबल्ड बच्चे को एक रेगुलर या फिट बच्चे के साथ पढ़ाते हैं एंड इन सभी बच्चों को जब हम साथ में पढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं इंक्लूजन। इट इज़ वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट व्हेन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज अटेंड क्लासेस विद चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव डिसेबिलिटीज इट गिव्स गुड रिजल्ट्स। तो ऐसा माना गया है और ऐसा देखा गया है कि जब हम डिसेबल्ड बच्चों को रेगुलर बच्चों के साथ पढ़ाते हैं तो डिसेबल्ड बच्चों की ग्रोथ अच्छे तरीके से होती है, बल्कि सारे ही बच्चों की ग्रोथ अच्छे तरीके से होती है। डिसेबल्ड बच्चे को ये लगता है कि वो अलग नहीं है, वो सभी के साथ पढ़ रहा है, और जो रेगुलर बच्चे हैं उनमें भी एक सोशल स्किल डेवलप होती है कि इन बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना है। साथ ही साथ उनको एक वाइडर पर्सपेक्टिव मिलता है जीवन का कि हमको हर तरीके के लोगों के साथ मिलकर चलना है, मिलकर पढ़ना है। इन द पास्ट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज वर गिवन एजुकेशन सेपरेटली। तो पास्ट में जो डिसेबल्ड बच्चे थे उनको अलग से पढ़ाया जाता था, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में ये माना गया है कि इन सारे ही बच्चों को साथ में पढ़ाना चाहिए और उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। Now what are the features of inclusive education? Equality among students। इक्वालिटी अमंग स्टूडेंट्स क्यों? क्योंकि जो डिसेबल्ड बच्चे उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट कम रहती है, उनमें कॉन्फिडेंस कम रहता है। लेकिन जब हम इन बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू रेगुलर बच्चों के साथ पढ़ाते हैं तो उनका मोरल भी बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंस भी आता है और एक तरीके से उनको इक्वालिटी भी मिलती है। First principle of inclusive education is based on the idea that every child is respected and treated equally and deserves equal opportunities। हर बच्चा equal opportunities deserve करता है। It also focuses on building friendships among children। तो जैसा कि हमने बात करी कि जब एक डिसेबल्ड बच्चा एक रेगुलर बच्चे के साथ पढ़ता है तो दोनों में ही सोशल स्किल्स का डेवलपमेंट होता है कि उसको दूसरे बच्चे से किस तरीके से बात करनी है। एम्फेसिस ऑन डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग। तो जब एक डिसेबल्ड बच्चा रेगुलर बच्चे के साथ पढ़ेगा तो हो सकता है कि जो रेगुलर बच्चे की लर्निंग प्रोसेस हो या तरीका हो वो डिसेबल्ड बच्चे को ना सूट करे। तो इस तरीके से एजुकेशन को डिज़ाइन करना, लर्निंग को डिज़ाइन करना कि सभी जो बच्चे हैं वो पढ़ सकें। इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड्स हेल्प टू चिल्ड्रन इन डिफरेंट एंड मीनिंगफुल वेज। समटाइम्स अ हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स और टीचर्स वर्क्स बेस्ट। ऑल्सो स्पेशली डिज़ाइन मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी हेल्प टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो हो सकता है फिजिकली इम्पेयर्ड बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा हो या उसको कुछ करने में या सीखने में तकलीफ हो तो रेगुलर बच्चा उसकी मदद कर सकता है। इस तरीके से फ्रेंडशिप भी बिल्ड हो रही है एंड अलग अलग तरीके से बच्चों को सीखने का मौका मिल रहा है, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। प्रोवाइड्स राइट टू बी इंक्लूडेड। तो सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का अधिकार है। एंड इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ चाइल्ड्स राइट नॉट प्रिविलेज। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी एक डिसेबल्ड बच्चे का रेगुलर बच्चों के साथ पढ़ना एक राइट है उनका, ना कि एक प्रिविलेज है। All children with disabilities should be educated with non-disabled students। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जब डिसेबल्ड बच्चों को रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाया जाता है तो उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी तरीके से होती है। Now, what is the need and importance of inclusive education? What is the need for inclusive education? Need क्यों है? नीड पहला पॉइंट इसका ये है कि जो पेरेंट्स होते हैं डिसेबल्ड बच्चे के वो भी कहीं ना कहीं थोड़े से कतराते हैं कि वो रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ कैसे पढ़ पाएंगे, रेगुलर बच्चों की तरह कैसे सीख पाएंगे, काम कर पाएंगे। तो डिसेबल्ड बच्चा होता है और उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करे जाएंगे सोसाइटी में। तो उसको हटाने के लिए, ऐसे सोच को हटाने के लिए ही इम्पॉर्टेंस है इंक्लूसिव एजुकेशन का। All parents want their children to be accepted by their peers in spite of their disabilities. Inclusive education helps in developing confidence in children with disabilities. When children attend classes together, it reflects the similarities and differences of people in real world.
चिल्ड्रन लर्न टू अप्रिशिएट डाइवर्सिटी। कब तक हम एक डिसेबल्ड बच्चे को अलग रखेंगे, उसको सोसाइटी में जाने नहीं देंगे, घुलने मिलने नहीं देंगे, कभी ना कभी तो उसको रियल वर्ल्ड में जाना ही है। एंड जो नॉर्मल बच्चे हैं, रेगुलर बच्चे हैं, उनको भी पता चलेगा कि इन डिसेबल्ड बच्चों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और किस तरीके से इन बच्चों के साथ बिहेव करना है। तो एक डाइवर्सिटी दोनों ही बच्चों को देखने को मिलती है और वो इससे सीखते हैं। Inclusive education is important for children with disabilities to develop friendships and learn social skills. Children with and without disabilities learn with and from each other in inclusive classes. तो दोनों ही जो बच्चे हैं एक दूसरे से सीख सकते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे से बात करनी है। दोनों के ही पढ़ने के तरीके अलग हो सकते हैं। तो एक रेगुलर बच्चा डिसेबल्ड बच्चे से सीख सकता है कुछ, और एक डिसेबल्ड बच्चा रेगुलर बच्चे से सीख सकता है। In inclusive classrooms, children with and without disabilities are expected to learn together. Effective inclusive education imparted to children with disabilities help in learning good academic skills. तो दोनों ही टाइप के बच्चों को academically भी बहुत अच्छी मदद मिलती है क्योंकि वो अलग अलग तरीके से सीखते हैं। ऑल राइट। एंड बेसिक इंक्लूसिव एजुकेशन का मोटो क्या है कि जो बच्चे हैं उनकी सेल्फ एस्टीम और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो, सोशल स्किल्स उनकी अच्छी हो, सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना है, रहना है, रियल वर्ल्ड को कैसे फेस करना है, एंड उनके बीच में एक बिलोंगिंगनेस का भाव आए, फ्रेंडशिप का भाव आए। तो दैट वाज द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी किस तरीके से हम इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक्शन में ला सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बहुत ही बेसिक है। पहले हम टीचर्स को ट्रेन कर सकते हैं कि किस तरीके से उनको इन बच्चों के साथ ट्रीट करना है, उनको हैंडल करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड बिल्डिंग्स ऐसे डेवलप कर सकते हैं ताकि जो फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको चलने फिरने में आसानी हो या अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग करने में आसानी हो। स्कूल्स को फिनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए ताकि वो प्रोग्राम्स को डेवलप कर सके, प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर सके। पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना चाहिए अपने बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन के तरफ भेजने के लिए। गवर्नमेंट को ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाना चाहिए ताकि किसी भी तरीके से इन बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और इन बच्चों को इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करे जाना चाहिए ताकि ये जो बच्चे हैं नॉर्मल फंक्शनिंग कर सकें एंड अच्छे से सीख सकें। तो यही सारे पॉइंट्स हैं ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। फर्स्ट, इंश्योरिंग दैट टीचर्स हैव द ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिसोर्सेज टू टीच स्टूडेंट्स विद डाइवर्स नीड्स एंड लर्निंग स्टाइल्स। टीचर्स को ट्रेन करना ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना ज़रूरी है। दूसरा, स्कूल्स को फिनेंशियल सपोर्ट अच्छे से देना है ताकि जो भी प्रोग्राम्स है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सकें। पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना चाहिए, उनको अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ। बच्चा भले ही जितना भी चाहे कि नहीं मुझे इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए नहीं जाना है, नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ नहीं पढ़ना है, हो सकता है उसका कॉन्फिडेंस कम हो, तो ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि ये जो बच्चे हैं नॉर्मल और रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ पढ़ सकें। The entire community, especially teachers, social workers, parents and students must work together and participate in the programs of inclusive education. तो एकता में शक्ति है, ये तो हम बोलते ही हैं। तो सारे ही जो हम लोग हैं, हम स्टूडेंट्स, टीचर्स, सोशल वर्कर्स, सभी लोगों को एक साथ आना है ताकि इंक्लूसिव एजुकेशन इन बच्चों का पार्ट बन सके। ये जो बच्चे हैं वो भी रेगुलर बच्चों के साथ पढ़ सकें, सीख सकें। गवर्नमेंट मस्ट वर्क फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंटी डिस्क्रिमिनेशन लेजिस्लेशन, लीगल मैंडेट्स फॉर इंक्लूजन एंड पॉलिसीज टू रिमूव बैरियर्स फॉर द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। तो गवर्नमेंट को भी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाना चाहिए ताकि इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा मिले। इंश्योरिंग स्पेशल इक्विपमेंट्स फॉर द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, स्पेशली फॉर देयर सेफ्टी, मस्ट बी मेड अवेलेबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इन बच्चों को इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना, अगर किसी को चलने में तकलीफ है तो उसको उसका इक्विपमेंट देना, किसी को हाथ की तकलीफ है तो उसको कुछ इक्विपमेंट प्रोवाइड करना। तो जो भी स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं और उनको जो इक्विपमेंट्स मिलना चाहिए, उनको जिनकी ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट को ये प्रोवाइड करना चाहिए। तो दीज वर द पॉइंट्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ऑल राइट। तो दोस्तों जब हमने इस चैप्टर की शुरुआत करी थी तो हमने बात करी थी कि अडैप्टिव फिजिकल एजुकेशन क्या है। हमने बात करी थी कि किस तरीके से हम इन बच्चों को अडैप्ट करवा सकते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, किस तरीके से हम ऐसे प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करें ताकि ये जो बच्चे हैं वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकें। तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमने बात करी थी क्वालिफाइड फिजिकल एजुकेटर की या प्रोफेशनल्स की।
तो अब बात कर लेते हैं रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. Children with special needs often face problems in learning. These children may have mental retardation, speech or language impairment, physical disability, learning disability. These children need various professionals for the better upbringing and learning. तो जैसे हमने बहुत शुरुआत में चैप्टर की बात करी थी कि CWSN में भी दो कैटेगरीज होती है, डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर. डिसेबिलिटी मतलब किसी तरीके की फिजिकल डिसेबिलिटी, बॉडी से रिलेटेड, दैट इज हाथ खराब है, पैर खराब है, सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता. एंड डिसऑर्डर का मतलब क्या है? मेंटल डिसऑर्डर, जिसकी हमने बात स्पेशल ओलंपिक्स में भी करी थी कि मेंटल डिसेबिलिटी ये होती है कि जो बच्चा है वो ठीक तरीके से सोच नहीं सकता, लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, उसका जो सोचना होता है और एक्शन जो होती है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होती है. तो ये सारे बच्चे किस में आते हैं? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में. तो इसीलिए बहुत सारे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है इन बच्चों को, जिनके नाम होते हैं काउंसलर्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्पीच थेरेपिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर. तो इन सभी के काम को हम अभी डिटेल में देख लेते हैं. फर्स्ट इज काउंसलर. तो काउंसलर हमको पता है वो जो बच्चे के साथ बहुत क्लोजली काम करता है, बच्चे की जो नीड्स है वो शेयर करता है, बच्चों के जो व्यूज़ है वो शेयर करता है. बहुत बार ऐसा होता है कि जो माँ बाप भी होते हैं वो इन CWSN बच्चों से बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाते हैं या कंफर्टेबल नहीं होते हैं अपनी बात शेयर करने के लिए. बच्चे भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं पेरेंट्स से अपनी बात शेयर करने के लिए. तो वहाँ पे जो ये काउंसलर्स होते हैं वो एक मीडिएटर का काम करते हैं बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. तो मोटा मोटा ये क्या काम करते हैं? एकेडमिक गाइडेंस करते हैं कि किस तरीके से बच्चे को पढ़ना चाहिए एंड पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहिए. साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं कि किस तरीके से बच्चा सोच रहा है और उसको कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है, उसकी मेंटल हेल्थ को किस तरीके से इम्प्रूव करा जा सकता है. कोऑर्डिनेट बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड. तो जैसे कि हमने बात करी कि बोथ द पार्टीज में नॉट बी कंफर्टेबल विद ईच अदर. तो जो काउंसलर होता है वो एक मीडिएटर का काम करता है. साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इन बच्चों को हो सकती है. हो सकता है उसको किसी तरीके की डिसेबिलिटी हो, पैर हाथ खराब हो या डिसऑर्डर हो. तो इनको क्या लगता है? एक तरीके से इनमें इन्फीरियरिटी डेवलप हो जाती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती है, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है. तो इन सबको दूर करने का काम भी काउंसलर करता है. और जो काउंसलर है वो बहुत वेराइटी ऑफ टॉपिक्स पे इनको काउंसलिंग देता है. तो काउंसलर फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इज अ ट्रेन्ड पर्सन. डिसेबिलिटी काउंसलिंग इन पर्टिकुलर कैन प्रोवाइड सपोर्ट टू पीपल विद डिसेबिलिटीज एज वेल एज देयर पार्टनर्स एंड फैमिलीज. तो जो काउंसलर्स होते हैं ना सिर्फ इन बच्चों को काउंसलिंग देते हैं, बट जो इनके पार्टनर्स होते हैं या इनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी काउंसलिंग की ज़रूरत है कि कैसे इन बच्चों को ट्रीट करना चाहिए, इनकी सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, इनकी नीड्स को फुलफिल करना चाहिए. सो काउंसलर्स आर नॉट जस्ट फॉर दीज पीपल बट फॉर देयर फ्रेंड्स एंड family. CWSN children live with disability for a long span of life. Even family members too may find it difficult to come to terms with the condition of these children as well as adapting to a lifestyle that involves challenges. तो जैसा कि हमने बात करी कि ना सिर्फ इन बच्चों को मदद चाहिए इस डिसेबिलिटी से डील करने के लिए, बट इनके पेरेंट्स को, इनकी फैमिली को, इनके फ्रेंड्स को भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि किस तरीके से इस सिचुएशन से डील करना है, इन बच्चों की कंडीशन से डील करना है. तो ये जो बच्चे हैं इन्फीरियरिटी फील कर सकते हैं, इनको मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो इन सबको हैंडल कौन करता है? हमारा काउंसलर, ताकि ये जो बच्चे हैं अपने इश्यूज को बेटर हैंडल कर सके. दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट. तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वो होते हैं जो इन बच्चों को, ये जो बच्चे जो किसी तरीके की डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, इनको रेगुलर एक्टिविटीज़ में मदद करना. हमारे रेगुलर एक्टिविटीज़ जैसे वॉकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, ड्रेसिंग, तो इन सब में जो मदद करते हैं एंड ट्रेन करते हैं इन बच्चों को वो होते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट. द रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इज टू एड्रेस अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग सच एज वॉकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, ड्रेसिंग इन स्पाइट ऑफ देयर डिसेबिलिटीज़. तो ये जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं इस तरीके से इन बच्चों को ट्रेन करते हैं, मदद करते हैं इनकी डेली एक्टिविटीज़ में, ताकि जो इम्पैक्ट है इनकी डिसेबिलिटी का वो कम हो सके और ये जो बच्चे अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ को अच्छे से कर सकें. तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होते हैं ना सिर्फ फिजिकली इन बच्चों को ट्रेन करते हैं बट मेंटली भी इनकी मदद करते हैं. तो ये ट्रेन करते हैं उनको फिजिकल एज वेल एज ऑन मेंटल इश्यूज़. एंड जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं वो ऐसे स्पेशल इक्विपमेंट्स भी डिज़ाइन करते हैं जो इन डिसेबिलिटी वाले बच्चों को मदद कर सकते हैं रेगुलर एक्टिविटीज़ को अच्छे से करने में.
अदर रोल ऑफ ओटी इज टू हेल्प डेवलप फाइन मोटर स्किल्स ऑफ CWSN। तो हम ऑलरेडी मोटर स्किल्स यानी बोन्स का जो विकास है एंड किस तरीके से बॉडी को हम यूज करते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, दैट इज मोटर स्किल्स। तो मोटर स्किल्स में 2 पार्ट होते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर में बड़ी बड़ी बोन्स का विकास होता है एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट में छोटी छोटी बोन्स का डेवलपमेंट होता है। तो किस तरीके से फाइन मोटर स्किल्स डेवलप कर सकते हैं वही ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करता है। These can help children learn to seize and release toys and other objects। तो किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ना या कैच करना, ये छोटी छोटी बोन्स का काम होता है, ठीक है। जो फिंगर्स में बोन्स हैं वो छोटी छोटी हैं, है ना। तो छोटी छोटी जो बोन्स होती हैं उनका डेवलपमेंट और उनकी फंक्शनिंग बहुत ज़रूरी होती है चीज़ों को पकड़ने में, कैच करने में। तो इन बच्चों की मदद उसमें कौन करता है? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करता है। एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे भी काम करता है टू इम्प्रूव स्किल्स लाइक हिटिंग अ बॉल, कॉपिंग फ्रॉम ब्लैक बोर्ड एक्सेट्रा। तो हैंड आई मूवमेंट मतलब जैसे बॉल आते हुए वो बच्चा देख रहा है और हाथों को ऐसे करना है, तो दैट इज हैंड आई कोऑर्डिनेशन। तो उसमें भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मदद करता है। तो मोटा माटी इसका काम क्या हो गया? रेगुलर फंक्शनिंग में मदद करना, फिजिकल और मेंटल दोनों इश्यूज में उनको ट्रेन करता है, स्पेशल इक्विपमेंट्स डिजाइन करता है, फाइन मोटर स्किल्स में मदद करता है एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा फिजियोथेरेपिस्ट। तो फिजियोथेरेपिस्ट की जब भी हम बात करते हैं हमको ऐसा याद आता है कि किसी को इंजरी हो गई है और उसको रिहैबिलिटेट करने के लिए या फिर इंजर्ड बॉडी को वापस एक नॉर्मल फंक्शनिंग में लाने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनका एक काम ये भी है कि जो इन बच्चों को पेन हो रहा है बॉडी में, उस पेन को कम करना, that is also the work of physiotherapist. The most important role of physiotherapist is to maximize a child's ability to move and control pain in the joints, muscles and bones and treatment of injuries. तो of course treatment of injuries तो एक काम है ही physiotherapist का, लेकिन दूसरा क्या है? reduction in पेन। तो ये जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, आपने कभी आप कभी गए होंगे, आपके फ्रेंड कभी गए होंगे, तो आपको पता होगा कि फिजियोथेरेपिस्ट ऐसा कोई मेडिकेशन का यूज़ नहीं करते हैं। वो बॉडी को ट्विस्ट करते हैं या स्पेशल उनकी जो टेक्निक्स होती है उसको अप्लाई करते हैं बॉडी को ठीक करने के लिए। सो फिजियोथेरेपी डज नॉट इन्वॉल्व यूज ऑफ मेडिकेशन। फिजियोथेरेपिस्ट आर ट्रेन टू वैल्यूएट एंड इम्प्रूव मूवमेंट एंड फंक्शन ऑफ बॉडी विथ पर्टिकुलर अटेंशन टू फिजिकल मोबिलिटी, बैलेंस, पॉस्चर एंड फटीग मतलब थकावट होना, पॉस्चर मतलब हमारा बॉडी पॉस्चर एंड फिजिकल मोबिलिटी मतलब फिजिकल मूवमेंट। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो ना सिर्फ इंजर्ड बॉडी को ठीक करते हैं बट पेन को भी ठीक करते हैं, कम करते हैं, बॉडी मूवमेंट में मदद करते हैं। इसमें कोई एज मेडिकेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। The physiotherapist educates the child and teachers and parents about the physical problems caused by their disability। तो एक तरीके से जो काउंसलिंग का काम है वो तो सभी लोग कर रहे हैं, काउंसलर्स तो करते ही हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी करते हैं, क्योंकि इन बच्चों की जो कंडीशन है, इन बच्चों के जो इमोशंस हैं वो पेरेंट्स तक पहुंचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली हैबिचुअल नहीं हो इनकी कंडीशन से, इनके इमोशन से, तो उसको भी, इनके इमोशंस को भी उन तक पहुँचाना फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है। फिजियोथेरेपिस्ट जो है इन बच्चों को एक्सरसाइज करवाते हैं थ्रू अ वाइड रेंज ऑफ टेक्निक्स, मसाजेस, एक्सरसाइजेस एक्सेट्रा, जिसकी मदद से इन बच्चों की मूवमेंट अच्छी हो सके। ऑल राइट दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो एक टीचर जो होता है वो तो बहुत सारे रोल अदा करता है, वो तो काउंसलर भी होता है, वो तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी होता है, वो तो फिजियोथेरेपिस्ट भी होता है। तो मेन जो काम होता है फिजिकल एजुकेशन टीचर का वो ये होता है कि इन बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए एनकरेज करना, मोटिवेट करना। तो ये जो बच्चे होते हैं CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, वो किसी तरीके की डिसेबिलिटी या किसी तरीके के डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं। तो ये बच्चे ना तो खुद में इनमें मोटिवेशन होता है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का, ना ही इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो एनकरेज करते हैं इन बच्चों को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। उनको डर रहता है कि इनको कहीं चोट न लग जाए। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर का ये मेन मोटो होता है कि इन बच्चों को भी स्पोर्ट्स में प्रमोट करना, क्योंकि जब भी ये बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं इन बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है।
Due to many misconceptions, parents are apprehensive about allowing their children with special needs to participate in physical education activities. There can be a reason that sedentary lifestyle of children with special needs are more at risk of developing childhood obesity. तो ये जो बच्चे होते हैं जब फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं, मोटापे का शिकार हो सकते हैं, इसलिए इन बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए. Physical education teachers determine the abilities of students with special needs and the support that children may need to participate in sports and fitness activities. These children need encouragement from teachers to participate in activities. तो मेन मकसद फिजिकल एजुकेशन टीचर का यही होता है कि इन बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाएं, मोटिवेट करें पार्टिसिपेट करने के लिए, ताकि इन बच्चों का हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाए, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाए, एंड्योरेंस अच्छा हो जाए. हैंड आई कोऑर्डिनेशन अभी हमने बात करी कि जैसे क्रिकेट होता है, बॉल आ रही है, आंखों ने देखा कि बॉल आ रही है एंड हैंड जो है वो मूवमेंट करता है बॉल को मारने की, तो दैट इज हैंड आई मूवमेंट. फ्लेक्सिबिलिटी मतलब बॉडी कितनी लचीली है, फ्लेक्सिबल है, एंड एंड्योरेंस का मतलब होता है स्टैमिना. तो इन सभी चीज़ों को स्पोर्ट्स डेवलप करता है एंड स्पोर्ट्स टीचर का एक काम होता है इन बच्चों को उसकी तरफ एनकरेज करना, ताकि इन बच्चों की जो मोटर स्किल्स हैं वो अच्छे से डेवलप हो जाए. मोटर स्किल्स क्या है? बोन्स एंड मूवमेंट्स जो हैं इनकी वो अच्छे से डेवलप हो जाए एंड ये जो बच्चे हैं उनमें एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन कम हो, या ये जो चीज़ें हैं इन बच्चों में कभी नहीं आए, एंड इन बच्चों का जो सोशल स्किल्स और कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो जाए. सोशल स्किल्स मतलब दूसरे बच्चों के साथ किस तरीके से बिहेव करना है, एंड कॉन्फिडेंस का मतलब तो आप जानते हैं. दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है स्पीच थेरेपिस्ट. स्पीच का मतलब है बोलना, कम्युनिकेट करना, एक्सप्रेस करना. तो ऐसे बच्चे जो ठीक तरीके से बोल नहीं पाते, या तो बिल्कुल ही नहीं बोल पाते, या रुक रुक के बोलते हैं, फ्लुएंट नहीं होते हैं, या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनको स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है. स्पीच थेरेपिस्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रीटमेंट फॉर स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स. तो स्पीच थेरेपिस्ट किस तरीके से मदद करते हैं इन बच्चों की? रिपीटेटिव एक्सरसाइजेस के थ्रू, प्लेस के थ्रू, बुक्स के थ्रू इन बच्चों की मदद करते हैं, या इन बच्चों को हेल्प करते हैं बोलने में. ठीक है. स्पीच थेरेपिस्ट यूज प्ले और बुक टू अराउज कम्युनिकेशन एंड डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स. स्पीच थेरेपी हेल्प्स चिल्ड्रन with special needs to gain the ability to converse through speech and might use repetitive exercises and training as well as devices for speech therapy. तो यहाँ पे दिया गया है कि आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स, वर्ड्स को बोलने में तकलीफ होती हो, या बोल तो लेते हैं लेकिन फ्लुएंसी में नहीं बोल पाते, अपने इमोशंस को ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जब वो एक्सप्रेस करते हैं तब उनको परेशानी होती हो, और स्पीच डिसऑर्डर्स या तो उनको बर्थ से होते हैं या फिर लाइफ के किसी स्टेज पर डेवलप हो जाते हैं. तो स्पीच डिसऑर्डर्स में कौन मदद करता है इन बच्चों की? स्पीच थेरेपिस्ट. दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक है स्पेशल एजुकेटर. स्पेशल एजुकेटर कौन होते हैं? जो CWSN बच्चों से डील करते हैं, पर्टिकुलरली उन बच्चों से जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये एक माइंड डिसऑर्डर होता है. जैसे जो रेगुलर बच्चा होता है वो रीडिंग, राइटिंग, रीजनिंग दे सकता है, लेकिन जो बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से पीड़ित होते हैं वो ठीक तरीके से पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, रीजन नहीं दे पाते, जिसके कारण उनका कॉन्फिडेंस तो कम होता ही होता है, लेकिन उनमें एक फ्रस्ट्रेशन भी आ जाती है. सो स्पेशल एजुकेटर डील्स विद चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज. द चिल्ड्रन में फेस प्रॉब्लम्स इन ऑरल एक्सप्रेशन, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, कैलकुलेशन. These children may have poor memory. इनकी जो मेमोरी है वो पुअर हो जाती है, इनको कुछ याद नहीं रहता, या फिर ये चीज़ों को बहुत ही कम टाइम के लिए टॉलरेट कर पाते, इनका टॉलरेंस लेवल बहुत ही कम होता है, या इनमें फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होती है. So what is the role of special educator? Provides oral instructions for students with reading disabilities. जिनको पढ़ने में तकलीफ होती है उनको ओरली इंस्ट्रक्शंस देना, रेगुलर इवैल्यूएशन करना इन बच्चों का कि इनकी ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, नहीं हो रही है तो क्या स्टेप्स लेना चाहिए, एंड इनको छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कराता है, क्योंकि इन बच्चों का जो टॉलरेंस लेवल होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को टॉलरेट करने का जो लेवल होता है इनका बहुत ही कम होता है, लो होता है. तो ये लंबी लंबी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. तो स्पेशल एजुकेटर का ये भी काम होता है कि छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को बनाना और इन बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करवाना. एनकरेज कोऑपरेटिव लर्निंग एज स्टूडेंट्स ऑफ वेराइंग एबिलिटीज़ लाइक टू वर्क टुगेदर इन स्पेशल प्रोजेक्ट्स. तो यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन की बात भी हो रही है कि अलग अलग बच्चों को साथ में लाना, साथ में सिखाना, ताकि इनकी स्किल्स भी डेवलप हो
एंड ये बच्चे अच्छा भी महसूस करें। वर्किंग इंटीमेटली विद फैमिलीज टू अचीव द बेस्ट आउटकम। तो हर किसी, या चाहे वो एजुकेटर हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, स्पेशल एजुकेटर हो, फिजिकल एजुकेशन टीचर हो, इनका ये भी काम होता है कि इन बच्चों की फैमिलीज, फ्रेंड्स के साथ भी क्लोजली काम करें ताकि इन बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सके। एंड इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है।